Hello everyone, welcome you to Kyra classes. This is my 8th lecture of class 12 biology chapter 6 molecular basis of inheritance. आज की वीडियो का टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को, जिससे आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए. थैंक यू. सो स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. The process of comparison of DNA from different sources to establish the identity is called DNA fingerprinting. तो DNA fingerprinting किसे कहते हैं? तो DNA fingerprinting एक प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग सोर्सेस से डीएनए लेते हैं, उन्हें कंपेयर करते हैं जिससे हम एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर सकें. तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. 99.9% जो बेस सीक्वेंसेस होती हैं ह्यूमंस में वो एग्जैक्टली सेम होती हैं, जबकि जो 0.1% जो बचा हुआ 0.1% है जिसमें 3 into 10 raised to the power 6 बेस पेयर्स आते हैं वो यूनिक होते हैं हर इंडिविजुअल में. Assuming human genome has 3 into 10 raised to the power 9 base pairs, it is these differences in sequence of DNA which make every individual unique in their phenotypic appearance. So basically अगर मैं बात करूं तो ये जो 0.1% DNA है जिसमें 3 into 10 raised to the power 6 base pairs आ रहे हैं, यही डिफरेंसेस जो है डीएनए सीक्वेंसेस में ये हर इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है उसके फिनोटाइपिक अपीयरेंस में. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने इन्वेंट किया था? इन्वेंट किया था सर एलेक्स जेफरी ने 1985 में. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक क्विक वे था जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स. कोई भी दो इंडिविजुअल्स उनके डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर करने के लिए बहुत आसान तरीका था. DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA called as repetitive DNA because in these sequences a small stretch of DNA is repeated many times. DNA fingerprinting में क्या होता है? बेसिकली ये इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइंग बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने में. डीएनए सीक्वेंस में कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, एक कुछ पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं, तो उनमें डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज किया गया था. और ये जो डिफरेंसेस हैं कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में डीएनए सीक्वेंस के, वो बार बार में रिपीट हो रहे थे, तो इसलिए हम इसे कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए, क्योंकि इन सीक्वेंसेस में एक स्मॉल स्ट्रेच जो था डीएनए का वो बार बार में रिपीट हो रहा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिपीटेटिव डीएनए. These repetitive DNA are separated from bulk genomic DNA as different peaks during density gradient centrifugation. The bulk DNA forms a major peak and the other small peaks are referred to as a satellite DNA. So, क्या हुआ था? जो जैसे मैंने आपको बताया था कि 99.9% जो था वो सिमिलर, सारे जो ह्यूमंस हैं उनमें जो जीनोम है बेसिकली ह्यूमन जीनोम का 99.9% सिमिलर होता है, जबकि 0.1% डिफरेंट होता है. इस 0.1% को ही हम बेसिकली क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए. तो ये जो रिपीटेटिव डीएनए बेसिकली हमने सेपरेट किया था बल्क जीनोमिक डीएनए से. किस तरह से? हमने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान जो बल्क जीनोमिक डीएनए था उसको बेसिकली सेपरेट किया था रिपीटेटिव डीएनए से. The bulk DNA forms a major peak and the other small peaks are referred to as satellite DNA. तो जब density gradient centrifugation कराया गया तो देखा गया जो bulk DNA था वो बहुत बड़ी peaks form कर रहा था, जबकि छोटी छोटी जो peaks थी वो बता रही थी कि ये satellite DNA है. तो इस तरह से हमने separate कर लिया था bulk DNA से किसको? satellite DNA को, या फिर हम इसे कह सकते हैं repetitive DNA. Depending on base composition, A, T-rich or GC-rich, length of segment and number of repetitive units, the satellite DNA is classified into many categories such as microsatellites, mini-satellites, etc. So base composition के पे डिपेंड करके बेसिकली बेस कॉम्पोजिशन क्या होगा? AT रिच है या GC रिच है, या सेगमेंट का लेंथ कितना है, या रिपीटेटिव यूनिट्स का नंबर कितना है. तो जो सैटेलाइट डीएनए था वो क्लासिफाइड बहुत सारी कैटेगरीज में हुआ, जैसे कि माइक्रो सैटेलाइट्स और मिनी सैटेलाइट्स में.
These sequences normally do not code for any proteins but they form a large portion of human genome. ये sequences किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं बेसिकली, इनका कोई कोडिंग फंक्शन नहीं है, ये कोई प्रोटीन को कोड नहीं करते, लेकिन एक बहुत बड़ा पोर्शन बनाते हैं ह्यूमन जीनोम का. These sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting. ये जो sequences हैं जो कि कोड नहीं करती हैं बेसिकली, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा polymorphism शो करती हैं. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो 50% डीएनए फादर का और 50% डीएनए मदर का चाइल्ड में आता है. तो चाइल्ड में बेसिकली यूनिक फिनोटिपिक अपीयरेंस इसलिए होता है क्योंकि वहां पे मैं बात करूं तो जो आपका नंबर ऑफ VNTRs कह सकती हूँ या मैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स की बात कर सकती हूँ, तो वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि उस टाइम क्या हो सकता है? इंजर्शन हो सकता है बेस पेयर का, या डिलीशन हो सकता है, या म्यूटेशन हो सकता है. इसकी वजह से जो हर चाइल्ड है उसका नंबर ऑफ VNTRs क्या होता है? डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि जो जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन आ रहा है बेसिकली, तो जेनेटिक लेवल पे तो ऐसे ही वेरिएशन आ रहा है जब फादर और मदर से जो 50% डीएनए आ रहा है चाइल्ड में, तो वो है जेनेटिक वेरिएशन बेसिकली. तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? एक तरह से वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल. These sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting. ये जो sequences हैं ये बहुत ज़्यादा polymorphism show करते हैं, इसलिए ये एक तरह से DNA fingerprinting का base form करते हैं. Since DNA from every tissue such as blood, hair, follicle, skin, bone, saliva, sperm, etc. from an individual show the same degree of polymorphism, they become very useful identification tool in forensic applications. तो DNA किसी भी टिश्यू से, जैसे ब्लड से जो डीएनए है, हेयर फॉलिकल से जो डीएनए आ रहा है, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म से जो डीएनए आ रहे हैं इंडिविजुअल से, तो वो एक सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है. इसलिए ये बहुत यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल है फॉरेंसिक एप्लीकेशंस में. Further, as the polymorphisms are inheritable from parents to children, DNA fingerprinting is the basis of paternity testing. In case of disputes, polymorphism is the variation at the genetic level arises due to mutations. तो इसमें उन्होंने बोला है कि polymorphisms जो है वो इनहेरिटेबल है, मतलब पेरेंट से चिल्ड्रन में आ रहा है. जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि मदर से 50% डीएनए आया, फादर से 50% आया, तो जो बेसिकली जो चाइल्ड है वो यूनिक है क्योंकि वहां पे जो नंबर ऑफ VNTRs हैं वो डिफरेंट है. ओके, और सिंपल सी बात है, वो डिफरेंट है क्योंकि उसमें कहीं पे इंजर्शन हो सकता है बेस पेयर का, कहीं पे डिलीशन हो सकता है, कहीं पे म्यूटेशन हो सकता है. तो इन बेसिकली इन सब चीज़ों की वजह से जो नंबर ऑफ VNTRs हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए हर चाइल्ड यूनिक होता है. तो इन्होंने यही बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म जो वो इनहेरिटेबल है, जो वेरिएशन है जेनेटिक लेवल पे वो क्या है? इनहेरिटेबल. इसका मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, चिल्ड्रन में जा रहा है. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक पैटर्निटी टेस्टिंग का भी बेसिस बनाता है. इन केस ऑफ डिस्प्यूट, सपोज कोई फादर कह रहा है कि ये क्लेम कर रहा है कि ये मेरा बेबी नहीं है, तो इसके लिए पैटर्निटी टेस्टिंग होती है. तो वो पैटर्निटी टेस्टिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करके होती है. तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? इट इज द वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल जो कि म्यूटेशंस के थ्रू अराइज होते हैं. New mutations may arise in an individual either in somatic cells or in the germ cells that generate gametes in sexually reproducing organisms. अब जो ये नए म्यूटेशंस हैं ये इंडिविजुअल में अराइज हो सकते हैं या फिर ये सोमैटिक सेल्स में अराइज हो सकते हैं, जर्म सेल्स में भी अराइज हो सकते हैं. जर्म सेल्स किन्हें कहते हैं? वो सेल्स जो कि गैमीट्स फॉर्म करते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, उन्हें हम जर्म सेल्स कहते हैं, जर्मिनल सेल्स कहते हैं. अगर जर्म सेल म्यूटेशन जो है वो सीरियसली इम्पेयर नहीं करता इंडिविजुअल की एबिलिटी, ऑफस्प्रिंग या रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी को इम्पेयर नहीं करता है, जो कि ट्रांसमिट करे म्यूटेशन को फर्दर, तो इससे क्या हो सकता है? ये जो म्यूटेशन है, जर्म सेल म्यूटेशन है, ये दूसरे मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन तक स्प्रेड हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू. Allelic sequence variation has traditionally been described as a DNA polymorphism if more than one variant allele at a locus occurs in human population with a frequency greater than 0.01%. तो जो allelic sequence variations है, मतलब allele मैंने बताया था, it is the
ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स. ओके, तो एलील सीक्वेंस वेरिएशन जो है वो ट्रेडिशनली डिस्क्राइब हुई थी एक तरह से डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के तौर पे. अगर एक से ज्यादा वेरिएंट या एलील जो है वो लोकस में प्रेजेंट है ह्यूमन पॉपुलेशन में, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0.01 से ज्यादा है. In simple terms, if an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred to as DNA polymorphism. Simple terms में देखा जाए तो अगर कोई inheritable mutation जो है वो population में observe किया गया है एक high frequency पे, तो हम उसको DNA polymorphism कह सकते हैं. The probability of such variation to be observed in non-coding DNA sequence would be higher, as mutations in these sequences may not have any immediate impact in an individual's reproductive ability. तो जो probability है, जो चांसेस हैं इस तरह के वेरिएशन के, उन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में, और वो काफ़ी हाई होंगे एज म्यूटेशंस, क्योंकि ये डीएनए सीक्वेंस में जो नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में जो वेरिएशंस की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हाई है, क्योंकि जो म्यूटेशंस हैं इन सीक्वेंसेस में उनका कोई इमीडिएट इफेक्ट या इम्पैक्ट जो है वो नहीं होता है किसी इंडिविजुअल्स की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पे. These mutations keep on accumulating generation after generation and form one of the bases of variability polymorphism. There is a variety of different types of polymorphisms ranging from single nucleotide to change to very large scale changes. तो एक तरह से जो mutations हैं ये accumulate होते रहते हैं generation after generation, और फिर ये एक तरह से एक बेसिस फॉर्म करते हैं किसका, वेरिएबिलिटी या पॉलीमॉर्फिज्म का. दे फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे वेरिएबिलिटी भी कह सकते हो और पॉलीमॉर्फिज्म एक ही बात है. देयर इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज मिल सकती हैं, मतलब या डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज मिल सकती है पॉलीमॉर्फिज्म्स की. कहाँ से जो रेंज करता है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो रहा है, और कहाँ पे बहुत ज्यादा बहुत लार्ज स्केल पे अगर मैं चेंजेस की बात करूं. फॉर इवोल्यूशन एंड स्पीसिएशन सच पॉलीमॉर्फिज्म्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड यू विल स्टडी दीज इन डिटेल एट हायर क्लासेस. तो इवोल्यूशन और स्पीसिएशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे इनकी डिटेल. The technique of DNA fingerprinting was initially developed by Alex Jeffrey. He used a satellite DNA as a probe that shows very high degree of polymorphism. It was called a variable number of tandem repeats, VNTR. तो जो DNA fingerprinting है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसे किसने डेवलप किया था, एलेक्स जैफरी ने इन 1985. उन्होंने यूज किया था एक सैटेलाइट डीएनए को किस तरह से, प्रोब के तौर पे. अब प्रोब क्या होता है हम आगे देखेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा था. मतलब वेरिएशन जो था जेनेटिक लेवल पे वो बहुत हाई डिग्री का था, तो उन्होंने उस सैटेलाइट डीएनए को यूज किया था एक प्रोब के तौर पे. It was called as variable number of tandem repeats, VNTR. तो इन्होंने सैटेलाइट डीएनए जिसे प्रोब के तौर पे यूज किया था उसे उन्होंने कहा था वेरिएबल नंबर ऑफ tandem repeats, और शॉर्ट में कहा था VNTR. The technique as used earlier involved southern blot hybridization using radio-labeled VNTR as a probe. It included isolation of DNA, digestion of DNA by restriction endonucleases, separation of DNA fragments by electrophoresis, transferring blotting of separated DNA fragments to synthetic membranes such as nitrocellulose or nylon, hybridization using labeled VNTR probe, and then last one is detection of hybridized DNA fragments by autoradiography, a schematic representation of DNA fingerprinting. Basically, जो ये टेक्निक है तो इसमें सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व था, जो बेसिकली उसमें क्या यूज किया गया था, रेडियो लेबल्ड वीएनटीआर को यूज किया था एज अ प्रोब के तौर पे. तो अगर मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स की बात करूं तो सबसे पहले था इसमें डीएनए को आइसोलेट करना. ओके, तो आइसोलेशन, डीएनए को आइसोलेट जब कर लिया किसी भी सैंपल से, जो भी सैंपल है उससे आपने डीएनए को आइसोलेट किया, फिर उस डीएनए को आपने डाइजेस्ट कराया किसके हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम की हेल्प से आपने उस डीएनए को डाइजेस्ट कराया. फिर जब डीएनए डाइजेस्ट हो गया उसके बाद आपने क्या किया, इसको सेपरेट किया. बेसिकली जो डीएनए फ्रेगमेंट्स, अब अलग अलग साइज के जो डीएनए फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहीं पे लेंथ उसने कट किया डीएनए को, तो कहीं पे शॉर्ट फ्रेगमेंट्स हैं, कहीं पे लार्ज फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं. तो बेसिकली अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप सेपरेट कराओगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू.
फोर्थ है ट्रांसफरिंग ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रो सेलुलोज और नाइलॉन। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप ट्रांसफर कर रहे हो। ओके, इसे हम कहेंगे सदर्न ब्लॉटिंग। बेसिकली आप उस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर कर रहे हो सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स में, जैसे कि वो मेम्ब्रेन्स नाइट्रोसेलुलोज की हो सकती हैं, नाइलॉन की हो सकती हैं। उसके बाद आप क्या करा रहे हो, हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हो उनका लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब को यूज करके। लास्ट में क्या होता है, ये जो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है ऑटो रेडियोग्राफी या फिर सिंपल एक्सरे के दौरान, एक्सरे के हेल्प से। एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। The VNTR belongs to a class of satellite DNA referred to as मिनी सैटेलाइट। तो मैंने आपको बताया था सैटेलाइट डीएनए के कुछ फीचर्स हैं। पहला ये है कि नॉन कोडिंग होता है सैटेलाइट डीएनए। दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। थर्ड है जंक डीएनए भी है, एक तरह से जंक डीएनए है क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक या कोई स्पेशल रोल नहीं होता। चौथा पॉइंट ये है सैटेलाइट डीएनए का कि इसमें जो सीक्वेंस होती हैं वो उसके रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो ATTG ATTG ATTG, तो कहीं पे ये 3 बार रिपीट हो रहा है ATTG, कहीं पे 4 बार रिपीट हो रहा है, कहीं पे 5 बार रिपीट हो रहा है। तो इन्हीं को हम कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। सो VNTR जो है किसको बिलोंग करता है, ये एक सैटेलाइट डीएनए की क्लास को बिलोंग करता है जिसे हम कहते हैं मिनी सैटेलाइट। अ स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज्ड टेंडमली इन मेनी कॉपी नंबर्स। तो ये स्मॉल डीएनए सीक्वेंस जो है वो हम उसे अरेंज कराते हैं बहुत सारे कॉपी नंबर्स में। द कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम इन एन इंडिविजुअल। तो ये जो कॉपी नंबर है ये वेरी करता है क्रोमोजोम से क्रोमोजोम एक इंडिविजुअल में। The numbers of repeats show very high degree of polymorphism. अब ये जो numbers of repeat है basically ये जो VNTR है तो ये बहुत ज्यादा polymorphism show करता है, high degree of polymorphism show करता है। As a result, the size of VNTR varies in size from 0.1 to 20 kb. तो एक जो साइज है VNTR का, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स का जो साइज है वो वेरी करता है, 0.1 से 20 kb तक का साइज जाता है। Consequently, after hybridization with VNTR probe, the autoradiogram gives many bands of different sizes. तो जब हम हाइब्रिडाइज कराते हैं इसको VNTR probe के साथ, तो जो ऑटोरेडियोग्राम है वो बहुत सारे बैंड्स शो करता है अलग अलग साइजेस के। These bands give a characteristic pattern for an individual DNA. तो ये जो bands हैं ये एक characteristic pattern देता है individual DNA का. It differs from individual to individual in a population except in the case of monozygotic identical twins. तो ये differ करता है, basically जो VNTR है ये हर individual में अलग अलग होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो VNTR है उनका जो कॉम्पोजिशन है तो वो अलग होता है हर इंडिविजुअल में। उन बेसिकली वो डिस्टिंक्ट होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं हर इंडिविजुअल में VNTR। तो इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पॉपुलेशन में हर इंडिविजुअल में अलग होगा VNTR। लेकिन अगर मैं बात करूं मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस में तो यहाँ पे एक्सेप्शन है मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस। द सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक हैज बीन इंक्रीज्ड बाय यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब जो सेंसिटिविटी है टेक्निक की उसे इंक्रीज किया जाता है PCR। तो PCR बेसिकली क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स होते हैं अगर उनका नंबर कम है तो अगर आपको नंबर्स को बढ़ाना है तो आप PCR यूज करते हो, PCR टेक्निक यूज करते हो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराते हो। तो इससे क्या होता है, डीएनए एम्पलीफिकेशन है, बेसिकली ये डीएनए को एम्पलीफाई करता है, डीएनए की कॉपी बनाता है। तो फ्रेगमेंट्स को ज्यादा बनाएगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कम फ्रेगमेंट्स थे तो बेसिकली उन फ्रेगमेंट्स को ज्यादा बनाएगा, डीएनए की कॉपी करेगा, तो उसे कहते हैं हम PCR। Consequently, DNA from a single cell is enough to perform DNA fingerprinting analysis. लेकिन एक सिंगल सेल से जो डीएनए है वो बहुत काफी होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए। In addition to application in forensic science, it has much wider applications such as in determining population and genetic diversities. Currently, many different probes are used to generate DNA fingerprints. अच्छा, इसमें क्या बात कर रहे हैं कि
ये इसमें फॉरेंसिक साइंस की एप्लीकेशन के साथ साथ ये उसकी बहुत ज़्यादा वाइडर एप्लीकेशंस भी हैं कि ये पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटीज़ को डिटरमाइन कर सकता है, और बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोब्स जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंट्स को जनरेट करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं. सो यहाँ पे है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स. तो यहाँ पे हम थोड़ा इसे समझ लेते हैं इस डायग्राम को. तो यहाँ पे आप देख सकते हो पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये मैटर्नल क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 7 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है. एक पैटर्नल है, फादर से आ रहा है, एक मैटर्नल क्रोमोसोम है, मदर से आ रहा है. इसमें जो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स हैं बेसिकली 3 है, 1 2 3. और जो मैटर्नल क्रोमोसोम है उसमें 1 2 3 4. ओके ऐसे ही क्रोमोसोम नंबर 2 की बात करें तो एक मैटर्नल है, एक पैटर्नल है, एक मैटर्नल है. इसमें नंबर ऑफ रिपीट्स आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नंबर ऑफ रिपीट्स. ऐसे इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 है. ऐसे ही आप इसमें नंबर ऑफ रिपीट्स देखेंगे क्रोमोसोम 16 में, ऐसे इसमें नंबर ऑफ रिपीट्स देखेंगे. ओके इसी तरह ये था डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए. ये हमने डीएनए लिया है इंडिविजुअल ए से. ओके वो कोई पर्सन है ए, उससे हमने डीएनए लिया है, और उस डीएनए में हमने उसके क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 16 देखा. तो उसमें हमें ऐसे नंबर ऑफ रिपीट्स मिले, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस कुछ इस तरीके से मिले. ऐसे ही हमने यहाँ पे डीएनए इंडिविजुअल बी से लिया है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रिपीटेटेड जो सीक्वेंसेस हैं वो कुछ इस तरह से मिली. जब आप काउंट करोगे आपको पता चल जाएगा इस तरह से रिपीटेटेड सीक्वेंसेस डीएनए इंडिविजुअल बी से मिली. ओके तो इसका भी क्रोमोसोम नंबर 7 लिया है, जैसे फर्स्ट ए पर्सन का लिया था, इसका भी क्रोमोसोम नंबर 2 लिया है, बी वाले का भी. ऐसे ही क्रोमोसोम नंबर 16 लिया है, जैसे हमने क्रोमोसोम नंबर 16 लिया था ए का. तो क्रोमोसोम नंबर्स तो यहाँ पे सेम है, लेकिन रिपीटेटिव यूनिट्स यहाँ पे जो वी एंड टी आर है वो अलग है. अब इसके बाद नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोमोसोम नंबर 7. ओके यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 16. ये है डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन. सपोज कोई क्राइम सीन हुआ है, वहां से कोई सैंपल मिला, उससे डीएनए आइसोलेट किया, और फिर यहाँ पे देखा कि बेसिकली क्रोमोसोम नंबर 7 उसमें कितने नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम 2 में नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स कितने हैं, ऐसे ही क्रोमोसोम 16 में शॉर्ट टेंडम रिपीट्स कितने हैं उसके नंबर्स. तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, एम्पलीफाइड रिपीट सेपरेटेड बाय साइज ऑन अ जेल गिव अ डीएनए फिंगरप्रिंट. तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक लेडर फॉर्म किया. तो यहाँ पे हमने नंबरिंग की, स्टार्ट की 1 2 3 4 5 जितना 11 12 यहाँ तक हमने नंबरिंग स्टार्ट की. फिर हम देखेंगे डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन से, तो हमने यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा इसका, यहाँ पे रिपीट्स देखे यहाँ कितने रिपीट्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से 11 रिपीट्स शो कर रहा है. तो यहाँ पे हमने एक बैंड ड्रॉ कर लिया. ओके जो कि 11 को शो कर रहा होगा, 11 नंबर ऑफ रिपीट्स. ऐसे ही यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रिपीट शो हो रहे होंगे. ओके ऐसे ही यहाँ पे जितने नंबर ऑफ रिपीट शो हो रहे होंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ रिपीट शो हो रहे हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से ये जो नंबरिंग की है उसमें आप बैंड्स फॉर्म करते रहोगे. तो यहाँ पे ऐसे ही आपने बैंड फॉर्म कर दिया, ऐसे ही आपने यहाँ पे बैंड फॉर्म कर दिया, ऐसे यहाँ पे आपने बैंड फॉर्म कर दिया, और ऐसे ही यहाँ पे कर दिया. ये था क्राइम सीन से जो डीएनए आया है उसका बेसिकली आपने यहाँ पे बैंड शो किए हैं. अब यहाँ से हमने डीएनए लिया था इंडिविजुअल ए, यहाँ से डीएनए इंडिविजुअल बी, तो यहाँ पे ए बी यहाँ पे आप देख सकते हो. अब इसमें ऐसे ही क्रोमोसोम नंबर 7 में कितने थे नंबर ऑफ रिपीट्स, आप यहाँ पे बैंड शो करोगे. ओके तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4 है, तो आपने एक 4 पे बैंड शो कर दिया. ओके तो आप यहाँ पे एक 4 पे बैंड शो किया है, एक 3 पे बैंड शो किया हुआ है. ऐसे ही आप क्रोमोसोम नंबर 2 पे जितने रिपीट्स हैं, नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडम रिपीट्स आप यहाँ पे शो कर दोगे. ऐसे यहाँ पे जितने नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स हैं उनका बैंड फॉर्म करोगे आप उन्हीं नंबर्स के आगे. जहाँ पे नंबर्स मैंने ऐसे लिखे हैं उसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे आप बैंड शो कर दोगे जितने रिपीट्स हो रहे यूनिट्स उसके हिसाब से. ये आ गया आपका ए का पैटर्न डीएनए का. ऐसे ही आप
जो डीएनए इंडिविजुअल बी से लिया है उसका पैटर्न इस तरह से कुछ आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्राइम सीन का डीएनए पैटर्न है और जो डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी का जो बेसिकली डीएनए जो है इंडिविजुअल बी का जो डीएनए पैटर्न है वो मैच कर रहा है क्राइम सीन से। तो ये जो डीएनए इंडिविजुअल बी का था वो क्राइम बेसिकली सी जो है उससे मैच कर रहा है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो बेसिकली जो सस्पेक्ट है वो हमारा इंडिविजुअल बी है। सो इसे कहते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और ये था हमारा लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज।